हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी द लाइफ। सो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूई का पार्ट 3। इस चैप्टर का इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, इनको किस किस चीजों में क्लासिफाई किया गया है। इसके इसके क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी बैक्टीरिया, वायरस एंड एल्गी को कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में फंगी एंड प्रोटोजोआ को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं अपने। फंगी, जिन्हें फंजाई भी बोलते हैं। देखिए, फंगी क्या होते हैं? ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ये प्लांट ही होते हैं, लेकिन ये नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन होते हैं, इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलता। अब क्लोरोफिल नहीं मिलता तो इसका मतलब ये अपना फूड खुद से बना नहीं सकते, राइट। तो फंगी के बारे में तो नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि जितनी भी मॉइस्ट चीजें होती हैं, जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो खराब हो चुकी होती हैं या डीके होने लगती हैं, तो उनमें हमें फंगी देखने को मिलता है। जैसे चीज के ऊपर, अगर हमारी चीज काफी दिन से घर में रखी हुई है और वो खराब होने लगती है, तो उसके ऊपर ऐसे फंगी उसके ऊपर ग्रो करने लगते हैं। इसी तरह ब्रेड तो बहुत ही नॉर्मल है, ब्रेड में तो आप सबने फंगी देखे होंगे। और अगर नहीं देखा है तो आप एक काम कीजिए, एक ब्रेड लीजिए, उस ब्रेड को कहीं पर भी घर के किसी भी प्लेस पे आप उसे बिल्कुल, लेकिन ओपन में, आप किसी बहुत ही एयर टाइट चीज में मत रखिएगा। उसमें भी लगेंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। आप इसे ओपन एरिया पे इसको रख दीजिए। देखिएगा जब ये 5 से 6 दिन बीत जाएंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर उसमें दिखने लगेगा। दिस इज कॉल्ड फंगी। ठीक है, ये भी फंगी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फंगी सिर्फ ऐसे दिखते हैं, लेकिन ऐसे भी दिखते हैं। ओके। या फिर ब्रेड के सिवा घर में ऐसे कोई भी फूड आइटम हो जो कि हमारा खराब हो रहा हो, तो उसमें फंगी हमें नजर आने लगती है। जैसे टमाटो यहाँ पर शो हो रहा है, इसी तरह ओल्ड पिकल हो या फिर कोई भी रोटन फूड हो, उसमें आपको फंगी शो होने लगेगा क्योंकि वो खराब हो रहा है आपका। ठीक है, तो फंगी हमने कहा कि हमारा नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ये ज्यादातर फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ज्यादातर फंगी एक से ज्यादा सेलों के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक फंगी ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर होता है, जो कि है यीस्ट। यीस्ट हमारा कैसा है? यूनिसेलुलर है। यीस्ट के बारे में तो ऑलरेडी आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी चीज को आपके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम इन द सेंस, जैसे आप केक बना रहे हैं तो केक काफी स्पॉन्जी होता है। जो भी उसका डो बनता है वो काफी उसको फुलाना पड़ता है। या फिर आप इडली बनाते हैं घर में, डोसा बनाते हैं, उसके बैटर को फुलाना पड़ता है। या फिर आप कह सकते हैं कि ढोकला, ढोकले में भी फर्मेंटेशन होता है, मतलब उसको फुलाना पड़ता है। तो जितने भी फर्मेंटेशन के वर्क होते हैं उन सब में भी यीस्ट का यूज होता है। तो यीस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ओके। यीस्ट भी क्या है? हमारा फंगी। मैं आपको पहले यहाँ दिखा दे रही हूँ। यीस्ट एक ऐसा पाउडर होता है जो कि हमारे बेकिंग की चीजों में अक्सर यूज किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो फंगी है ये हमें कहाँ पर मिलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, या फिर ये ज्यादा कहाँ पर ग्रो करते हैं? देखिए, एक्चुअली अगर बात कही जाए तो फंगी के जो पोर्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं स्पोर होते हैं, आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे उनके यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, वो तो एयर में आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगी। जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा है, अच्छा होने का मतलब वार्म है एंड ह्यूमिड है, मतलब टेम्परेचर कैसा हो, थोड़ा गर्मी का हो और ह्यूमिड हो, मतलब उसमें मॉइस्चर हो, तो वहां पर ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि फंगी कहाँ नहीं मिलेंगे? जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होगा तो वहां पर फंगी नहीं मिलेंगे, या फिर बहुत कम मिलेंगे। जितना ज्यादा ह्यूमिड हमारा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा वार्म होगा, उतने ज्यादा हमें फंगी मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रॉटन फूड पे, कोई भी फूड ऐसा जो सड़ गल रहा हो, खराब हो रहा हो, रॉटन हो रहा हो, तो उन्हें मिलता है। जैसे मॉइस्ट ब्रेड पे, जो ब्रेड में मॉइस्चर हो
और ब्रेड काफी पुरानी हो रही हो तो उसमें हमें फंगी देखने को मिलेगी। ओल्ड पिकल में, ओल्ड लेदर में, तो वो सारी चीजों में जो कि हमारा डीके हो रहा हो, खराब हो रहा हो, और हमारा टेम्परेचर कैसा हो, वार्म हो एंड ह्यूमिड हो, तो वहां पर हमें मिल जाएगा। अच्छा, ह्यूमिड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ह्यूमिड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि गर्मी के साथ साथ बहुत सारा वाटर वेपर भी मिक्स होना। ये समझ सकते हैं आप कि जहां पर मॉइस्चर हो और गर्मी हो तो वहां पर हमें फंगी मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इनका फूड क्या होता है। ये एक्चुअली अपना न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं, ये ऑटोट्रॉप होते हैं कि हेटरोट्रॉप होते हैं कि क्या होते हैं। तो हमने पहले ही बात किया कि ये नॉन ग्रीन प्लांट है, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई चीज नॉन ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, और जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते उन्हें हम हेटरोट्रॉप बोलते हैं। तो फंगी क्या है हमारा, फंगी हेटरोट्रॉप है। फंगी हमारा हेटरोट्रॉप तो है, लेकिन हेटरोट्रॉप को भी हमने कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। ये पैरासाइट, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन टर्म के बारे में आप थोड़ी भी कंफ्यूज हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इन सारे टर्म्स को अच्छे से और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट खुद से बना नहीं सकते हैं, और दूसरी बात, ये होलोजोइक फूड को नहीं खा सकते, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं खा सकते। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब ऐसा फूड जो कि कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों से मिलके बना हो, जैसे जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट वगैरह मिक्सअप होते हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है अंदर। सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसे हमारे पेट को डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, और कॉम्प्लेक्स फूड को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। तो पैरासाइट क्या होते हैं, ये होलोजोइक फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड रह करके उनका न्यूट्रिएंट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राउंड वॉर्म, टेप वर्म, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं। और अगर मैं बाहर की बात करूं कि बाहर से ऐसे कौन से हैं, तो बालों में जो भी हमारी जू वगैरह पड़ती है वो भी क्या है, पैरासाइट है। तो वैसे ही फंगी क्या होती है, पैरासाइट भी होती हैं। सारी फंगी पैरासाइट नहीं होती, कुछ फंगी पैरासाइट होती है। इसी तरह कुछ फंगी सेप्रोफाइट होती है। सेप्रोफाइट का क्या मतलब है, जो सड़ी एंड गली चीजों को, डेड चीजों को फीड करता हो, खाता हो, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो फंगियां कैसी होती है, सेप्रोफाइट भी होती हैं। सेप्रोफाइट देखिए ना, ये जी ब्रेड हमारी खराब हो रही थी तो इसको वो फीड करना चालू कर दिए, ये टमाटो खराब हो रहा था, इसको फीड करना चालू कर दिया। इसी तरह कोई एनिमल की बॉडी हो जो डेड हो चुकी हो, डीके हो रही हो, तो वो उस पे भी फीड करती हैं, तो ये सेप्रोफाइट भी होते हैं। तो कुछ फंगी पैरासाइट, कुछ फंगी सेप्रोफाइट, और कुछ फंगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही शेल्टर के नीचे एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक दूसरे को फीड करने में हेल्प करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक दूसरे के पास फीड करने में जो भी चीज की कमी हो रही है उसको ये फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है। यहाँ पर ग्रीन ग्रीन क्या है, प्लांट है। ग्रीन ग्रीन कोई प्लांट है, और ये आपको दिख रहा है ये फंगी है, ये भी फंगी है। ठीक है, ये आपको फंगी दिख रहा है। होता क्या है, हम सबको अच्छे से पता है कि प्लांट को फूड बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। इनके अंदर क्लोरोफिल है, मतलब हाँ ये अपना फूड बना सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं हो सकता, यानी ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, प्लांट को फूड बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे इनको फूड बनाने की जरूरत होती है सनलाइट की, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस मिनरल, इन चीजों की फूड बनाने में जरूरत होती है।
मोस्टली ये चीजें कहाँ पर देखी जाती हैं? जहां पर प्लांट का रूट सॉइल से कनेक्टेड नहीं होता है या फिर वो सॉइल से मिनरल एंड वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, वहां पर ऐसे प्लांट और फंगी का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। देखिए, होता क्या है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचर से मिल जाएगी, इन्वायरमेंट में है, जो कि जो उनकी सेलें हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सनलाइट उसे कहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन है मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये सनलाइट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। रही बात वाटर और मिनरल की, जो कि इनके रूट सॉइल से कनेक्टेड नहीं होते, ये पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे जहां पर सॉइल नहीं ले पा रहा है या सॉइल से कनेक्टेड नहीं है। या तो सॉइल से रूट जो है वाटर एंड मिनरल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो वो सॉइल से कनेक्ट ही नहीं है। फंगी के पास क्या क्या चीजें हैं? फंगी के पास वाटर होगा, मिनरल होगा। क्यों? क्योंकि वाटर इसलिए होगा कि फंगी वहीं पर ग्रो करती है जहां पर वाटर होता है। मिनरल इसलिए होगा क्योंकि ये भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, सनलाइट की जरूरत होगी अगर ये फूड बनाना चाहे तो इनके पास तो क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब फंगी तो फूड नहीं बना सकते। लेकिन अगर सनलाइट ऑलरेडी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एंड मिनरल मिल जाए, तो ये प्लांट तो फूड बना सकते हैं। तो इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ये फंगी इस प्लांट को वाटर प्लस मिनरल देती है। वाटर प्लस मिनरल मिलने से सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, तो प्लांट फूड बना लेता है। अब जो फूड बनता है उसका कुछ हिस्सा ये प्लांट कंज्यूम करता है और कुछ हिस्सा इस फंगी को दे देता है। इस टाइप के रिलेशनशिप में जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो हमने देखा कि फंगी जो होते हैं वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। इसके बाद के जो फंगी होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? देखिए, अलग अलग फंगी में रिप्रोडक्शन का अलग अलग तरीका है, जैसे फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। हम इन चारों के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है? सो देखिए, फिजन क्या होता है? फिजन में ये मान ली कोई एक फंगी है, ठीक है? अब इस फंगी का ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ओके, इसकी पूरी बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं। इनमें क्या होता है, इन्हीं ही बॉडी के अंदर इसके न्यूक्लियस के बीच में ना खिंचाव शुरू हो जाते हैं, ऐसे एक दूसरे से अलग होने के लिए खिंचाव शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे ये पूरा बॉडी ग्रो करता है, ये इसमें देखा जाता है जैसे जैसे बॉडी ग्रो करता है तो क्या करते हैं, यहाँ से ये एकदम अलग हो जाते हैं और ये अलग होने लगते हैं। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये यहाँ से बिल्कुल टूट जाते हैं, ये एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है और ये एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है। और यही प्रोसेस कंटिन्यू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 ऐसे बनते रहते हैं। ठीक है? बडिंग में क्या होता है, इस फिजन एंड बडिंग को अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एक जैसा है, यहाँ भी न्यूक्लियस था, यहाँ भी न्यूक्लियस था, यहाँ भी देखिए अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। आप देख पा रहे होंगे, इसमें इमेज थोड़ी सी वो बनी, मैं सही कर दे रही हूँ। बडिंग मेथड में क्या होता है कि ये किसी भी फंगी की सेल है मान लिया, इस सेल में यहाँ पर ना फंगी में यहाँ पर एक अलग सा स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है, उन्हीं की बॉडी में एक अलग सा स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है। ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है एक नए फंजाई का रूप लेने लगता है, नया फंजाई डेवलप होने लगता है। फिर इसके न्यूक्लियस से ही कुछ पोर्शन यहाँ से टूट करके इसके पास चला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले काम न्यूक्लियस के टूटने का हुआ था, और यहाँ पर न्यूक्लियस पहले नहीं टूटा, पहले इसमें एक अलग सा स्ट्रक्चर उभरने लगा। अब इस स्ट्रक्चर को एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करने वाला, माइंड देने के लिए
न्यूक्लियस यहाँ से थोड़ा सा टूट करके इसके पास चला जाता है। अब न्यूक्लियस यहाँ पर चला गया, ये ऐसे बढ़ जाता है और अब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह एक के बाद एक बर्ड ऐसे निकलने लगती है और ये पूरा लार्ज ग्रुप का रिप्रोडक्शन हो जाता है। यीस्ट में ऐसा ही रिप्रोडक्शन होता है। यीस्ट हमारा सिंगल सेल की होती है और वो ऐसे ही रिप्रोडक्शन करती है। समझ में आ गया है आपको? अब हमारा नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे देखिए, ये कोई फंगी है, यहाँ पर ग्रो किया है फंगी ने। अब इसके ही पास ऐसे हवा में कुछ फंगी ग्रो करने लगती हैं। इसी फंगी से यहाँ से न्यूट्रिएंट मिल रहा है और यहाँ पर क्या बनता है, एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर। इस बबल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे स्पोर को क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं। ये स्पोर क्या है, सिंगल सेलुलर होते हैं और ये स्पोर इन्वायरमेंट में कब आ जाते हैं, जब मान लीजिए ये स्पोर पूरा इस बैग, एक बैग समझ लीजिए आप, यहाँ पर पूरा स्पोर फिल हो गया है। अब जब इसमें बहुत ज्यादा फिल हो जाएगा तो ये बैग कुछ इस तरीके से टूट जाएगा और टूट करके ये पूरा हमारे एयर में जगह जगह फैल जाएगा। और इस एयर में जो भी स्पोर घूम रहे हैं उन्हें जहां भी मॉइस्ट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी, कोई भी रॉटन फूड वगैरह मिलेगा, ये उस पर बैठ जाएंगे और नए तरीके से वहां पर डेवलप करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि ना ही न्यूक्लियस बड़ा होता है, डेवलप होके टूटता है, ना ही ये आपका कोई नया सा स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एक एल्गी है, उसका एक फिलामेंट है, एल्गी है। ये एल्गी कैसे भी पता नहीं अपने आप या फिर बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होने की वजह से या इनके बीच फोर्स लगने से कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ब्रेक डाउन हो गए तो ये एक अलग इंडिविजुअल बन गया और ये एक अलग इंडिविजुअल हो गया। ऐसे ही इनके क्या हुआ, नए यंग वन का रिप्रोडक्शन हो गया। तो जो फंगी होती है, फंगी में बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। अलग अलग फंगी में रिप्रोडक्शन का अलग अलग मेथड होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यीस्ट में कौन सा मेथड हमारा होता है, बडिंग मेथड। इतना क्लियर है? आगे चले, चलिए। अब ये जितनी भी फंगी होती हैं, इनमें से कुछ फंगियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाती हैं। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, हमें बीमारियां फैलाती हैं। जैसे ये कुछ बीमारियों के नाम है, एथलेट फुट। ये एक ऐसी बीमारी है, यहाँ पर मैंने पिक्चर नहीं लगाया है, वेट अ मिनट मैं आपको शो करती हूँ। कुछ फंगियां ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन को, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को बहुत हार्म फैलाती हैं और ये हमारे लिए बीमारियों का घर होता है। जैसे फर्स्ट बीमारी हमारे पास क्या है, एथलेट फुट। एथलीट्स फुट क्या होता है, ऐसे पैरों में होने वाली बीमारी है जिसमें पैर में काफी तरह के आपको घाव जैसा नजर आता है, आपको इसमें फंगी जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लगता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आपको यहाँ शो होता है और आपके पैरों में क्या होता है, पूरी तरीके से सड़ने लगता है। दूसरा है यहाँ पर जैसे रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को तो आपने सुना भी होगा, हिंदी में जिसे हम दाद बोलते हैं, तो ये भी इससे होने वाली बीमारी है। अच्छा, इन सब के अलावा फंगी की और जो सबसे खराबी है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, कि वो जिस भी फूड में, जिस भी मटेरियल के ऊपर ये ग्रो करना शुरू करते हैं, उस मटेरियल को पूरी तरीके से खराब कर सकते हैं, कर देते ही हैं। जिस भी मटेरियल के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ये उसे पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। चाहे वो कोई फूड मटेरियल हो, चाहे वो लेदर का मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल पे अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अलावा कुछ फंगियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। कुछ फंगियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं। जैसे आप में से बहुत से लोगों को ये चीज पहले से भी पता होगी, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है उनके लिए नया हो, कि अभी तक आपने फंगी जो देखी, हमारी वीडियो में भी जो आपने देखा, या फिर नॉर्मली आप जिसे फंगी बोलते हैं, तो वो आपने कैसे देखी थी, बस एक ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता था किसी भी चीज के ऊपर, दिस इज अ फंगी।
देखिए, क्या आपको मालूम है कि मशरूम भी एक फंगी है? मशरूम भी एक फंगी है। मोराल्स भी एक फंगी है। ट्रफल्स भी एक फंगी है। पफ बॉल भी एक फंगी है। एंड नामूरी कॉइन भी एक फंगी है। एंड यीस्ट भी एक फंगी है। इनमें से बहुत सारी चीजों को तो शायद आपने पहली बार देखा हो। ये सारी चीजें फंगी है। ये सभी नॉन ग्रीन प्लांट है। ये सभी या तो पैरासाइट है, या तो ये डेड एंड डीके चीजों को फीड कर रहे हैं, या तो ये सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स है या फिर ये कैसे है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रह रहे हैं। पर इसमें से मशरूम जो है वो तो बहुत ही फेमस है। और आई होप आपने सबने मशरूम खाया होगा, या तो फिर इसका नाम सुना होगा। तो मशरूम भी क्या है, एक फंगी है। तो अब आप समझ सकते हैं ना कि फंगी हमारे लिए यूजफुल भी है। हम्म। इसी तरह मोरल्स भी क्या है, एक हमारे लिए फूड है जिसको हम खाते हैं, वेज जैसी चीजें होती हैं। अच्छा, इन सब की अगर मैं बात करूं कि ये हमारे कहाँ पर है मोस्टली, अगर मैं बात करूं कि मोरल्स अक्सर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में इसकी बहुत ग्रोथ होती है। और इसकी ग्रोथ वहां पर लोग अक्सर इसको खाते भी हैं, तो वहां के लोगों को ये नॉर्मली पता होता है, जैसे आपको मशरूम पता है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो ट्रफल्स है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है मोस्टली। वैसे तो हर ही जगह आजकल चीजें बिकती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये काफी कॉमनली खाया जाता है। और इनमें मशरूम को आप सब जानते हैं, और दूसरा यीस्ट को भी आप सब जानते हैं। यीस्ट कहाँ यूज होता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, आपकी जितनी भी ऐसी चीजें जिसमें फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, मतलब उसे आप कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करने की जरूरत होती है, तो वहां पर इसका यूज होता है कोई भी फूड मटेरियल में। एग्रीकल्चर यूजेस में अगर हम बात करें, तो जो हमारे फंगी होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हमारे लिए हेल्पफुल है एग्रीकल्चर के लिए, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ये प्रिवेंट करते हैं लीचिंग से, यानी जोक, जिसे हम जोक बोलते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं लीचिंग को। ठीक है, कि जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सॉइल में उसे प्रिवेंट करते हैं। किससे प्रिवेंट करते हैं, लीचिंग से। जोक नाम का एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होता है, उससे ये उसे प्रिवेंट करते हैं। ये तीसरा, हमारी ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं, और आई होप आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन को उस फॉर्म पे कन्वर्ट करना जिस फॉर्म पे प्लांट उसे ऑब्जर्व कर सके, इसे अगर हम मेडिसिनल यूज की बात करें, तो फंगी या फिर जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर अभी हम फंगी के बारे में आपको बता रहे हैं, ये मेडिसिन बनाने में भी यूज किए जाते हैं। बहुत से ज्यादा मेडिसिनल चीजों में यूज किए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बनाने में भी फंगी का यूज होता है, वैक्सीन बनाने में भी फंगी का यूज होता है, और मेडिसिन बनाने में भी फंगी का यूज होता है। जैसे मेडिसिन की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फंगी से ही बनता है। वैक्सीन जैसे कोविशील्ड है, और एंटीबायोटिक भी हमारी फंगी से बनते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, इस एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड मेडिसिन में क्या फर्क है। देखिए, मेडिसिन तो बहुत ही कॉमन है कि जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी से हमारी बॉडी में जो भी नुकसान हो जाता है, उसे उसकी भरपाई करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं। ठीक है। अब एंटीबायोटिक क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, और आपके अंदर ये कुछ वायरस आ गए हैं। वायरस क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ये भी मान लेते हैं कि ये कोई आपकी बॉडी का हिस्सा है, जिसे इस बैक्टीरिया की वजह से नुकसान हो गया, या आपको बहुत तेज फीवर है। फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, कुछ ना कुछ खराबियां हो रही है, इस वजह से आपको फीवर भी आ गया। अब आपको मेडिसिन दे दी गई। मेडिसिन क्या करेगी, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उससे ठीक करने की कोशिश करेगी, और उसे वो ठीक करेगी। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, मेडिसिन क्या कर सकती है, या तो बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, या तो बहुत ही स्लो मोशन में वो करेगी, बहुत ही स्लो तरीके से करेगी। फिर इसी बीच में हमने ये भी जानते हैं कि अगर बैक्टीरिया को
अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो बहुत तेज से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो कोई ना कोई चीज मेडिसिन के साथ ऐसी भी चाहिए जो इस बैक्टीरिया को किल कर सके, और इस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है एंटीबायोटिक। ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब भी होता है, एंटी मतलब होता है विरुद्ध, बायोटिक का मतलब है आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक। इसीलिए जब भी हमें कोई नॉर्मल सीजनल बीमारी होती है जो कि बैक्टीरियल होती है, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, जिससे हमारी बीमारी जल्दी ठीक होती है। मेडिसिन से क्योर होता रहता है, एंटीबायोटिक से भी क्योर होता है, लेकिन एंटीबायोटिक का मेन काम होता है बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया गए हैं उसे किल करना। अच्छा, एंटीबायोटिक को आप वैसे नहीं खाना चाहिए कभी भी कि अगर आप सोचिए कि ये तो एंटीबायोटिक है, नुकसान नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। अगर एंटीबायोटिक आपने नॉर्मली वैसे खा लिया बिना किसी डॉक्टर के परमिशन के, तो हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है ये उसे किल कर दे, जिससे आपकी बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो जाए। तो जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी एंटीबायोटिक है या फिर वैक्सीन है, हमेशा आपको डॉक्टर के सजेशन से ही लेना चाहिए। तो आपको ये फर्क समझ में आया कि एंटीबायोटिक क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है? अच्छा, एंटीबायोटिक जो होता है ये वायरस पे वर्क नहीं करता। इसीलिए कॉमन कोल्ड वगैरह जो बीमारी हो जाती है हमें सीजनल में, जो कि वायरल होती है, जो वायरस से फैलती है, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता है। उस समय एंटीबायोटिक लेना हमारे लिए वेस्ट होता है। मेनली ये वैक्सीन हमारा वायरस पे वर्क करता है। वैक्सीन कब दी जाती है? वैक्सीन मेनली बीमारी होने से पहले दी जाती है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी हुई है तो वो पहले से आपको दे दी जाती है, जिससे इन फ्यूचर अगर वो बीमारी आपको होने वाली हो या फिर उसके वायरस आपकी बॉडी के अंदर आते हो, तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सके और उसे हरा सके या फिर उस बीमारी को खत्म कर सके। ये वैक्सीन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बचपन में आपने पोलियो वगैरह का देखा होगा, हम सब ने ही पोलियो की वैक्सीन ली है। और पोलियो तो घर घर जाके भी लोगों को पिलाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें पोलियो की बीमारी ना हो। आई होप आप जानते हैं कि पोलियो की बीमारी क्या होती है। उसमें बॉडी डिसफंक्शन करने लगती है, बॉडी बहुत पतली हो जाती है और आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एक पैर का पतला हो जाना या हाथों का हो जाना। ऐसी सब बीमारियां आपको होती हैं। वैक्सीन हमारा वायरल पे वर्क करता है। जैसे लेटेस्ट वैक्सीन की मैं बात करूं, जो भी कोविड-19 के बाद हम सबको ही लग रही है, कोविशील्ड है। ऐसे ही कोविड-19 से लड़ने के लिए और भी वैक्सीन बनी है, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, कोविशील्ड। ठीक है। मेडिसिन बनाने में भी फंगी का यूज होता है, जैसे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स बनाने में। विटामिन बी हम सब जानते हैं, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स को बनाने में फंगी का यूज किया जाता है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि फंगी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेडिसिनल यूज के लिए भी। मेडिसिनल यूज की बात आपके शेक ऑफ नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर जो हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन, जिसे डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। 1929 में इसने किया था, एलेक्सेंडर। ठीक है। एलेक्जेंडर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। किस फंगी से की थी? पेंसिलियम नाम के फंगी से किया था, इसका इसलिए इसका नाम पेंसिलिन रखा गया। अगर मैं वैक्सीन की बात करूं, तो फर्स्ट वैक्सीन हमारी डिस्कवर हुई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है जिसके लिए हमारी फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर हुई थी 1796 में। किसने किया था? एडवर्ड जीनेस को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स की बीमारी से बचने के लिए एक वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज में फंगी किस तरह से यूजफुल है।
तो सबसे पहली बात जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि ब्रेड बनाने में, केक बनाने में एंड ऑल फर्मेंटेशन के वर्क में, चाहे वो ढोकला हो, इडली हो, इन सब को बनाने में जो डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप ब्रेड को ऐसे दबाएंगे तो आपको बहुत स्पॉन्जी लगती है। वो किस वजह से लगती है? उसमें यीस्ट मिलाया जाता है जो कि एक फंगी है। अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा यूज है अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल बनाने में फंगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, होता क्या है, अगर आप किसी थोड़ा सा वाटर लीजिए किसी ग्लास वगैरह में और उसमें शुगर ऐड कीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा यीस्ट मिलाइए। ठीक है, इस शुगर को यीस्ट क्या करेगा, कुछ फॉर्म में इसे तोड़ देगा। इस शुगर को वो खा लेगा, इस शुगर को वो मतलब डाइजेस्ट कर लेगा और उससे क्या ये रिलीज करेगा, वो है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखिए, किसी भी सब्सटेंस में जब हम यीस्ट मिलाते हैं, जब अल्कोहल बनाना होता है तो शुगर डाल के यीस्ट मिलाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, CO2 मिलता है और एनर्जी मिलती है। अब देखिए, आपका डो स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, इसके लिए ये मान लीजिए आपका कोई पॉट रखा हुआ है और ये है आपका थोड़ा सा नीचे आपने डो बना के रखा है, मैदे का, आटे का या फिर किसी भी चीज का डोसा बैटर या कुछ भी यहाँ पर आपने बना के रखा है। अब आप जब इसमें यीस्ट को इंक्लूड करेंगे तो इस डो में आपने थोड़ा सा यीस्ट मिला दिया। अब जो कि यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो डेली लाइफ में होने वाले सारे काम को करता होगा, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रेशन हो, फूड लेना हो, सारे काम ये करता होगा। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यीस्ट यीस्ट का यहाँ पर शुरू होता है रिप्रोडक्शन, मतलब अपने ही जैसे यंग वन को जन्म देना। और साथ ही ये क्या रिलीज कर रहे होंगे, ऑक्सीजन ले रहे होंगे, ऑक्सीजन को ये ले रहे होंगे और रिलीज क्या कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है और गैस की आदत होती है कि अगर वो ओपन सरफेस में रखी होती है तो वो ऊपर की ओर उड़ती है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर बढ़ते हैं इस सरफेस से रिलीज होने के लिए, एनवायरमेंट में जाने के लिए, तो अपने साथ यहाँ पर रखे मटेरियल को भी वो ऊपर की ओर आपका ऐसे ले आते हैं। इसी वजह से हमारा डो क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन की वजह से ये हमारा रेस कर जाता है, क्वांटिटी में डबल हो जाता है। तो समझ में आ गया कि हम क्यों ढोकला बनाने के टाइम पे यीस्ट डालते हैं, इडली बनाने के लिए डालते हैं, केक बनाने में डालते हैं एंड ब्रेड बनाने में डालते हैं। इसीलिए कि यीस्ट अंदर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर आएगी तो अपने साथ साथ डो को भी रेस करते हुए ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद हम अगर देखें कुछ ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, इन सबको बनाने में भी यीस्ट का यूज होता है। इसी तरह चीज इंडस्ट्री में आपको चीज जो दिखता है, चीज मेनली बनता पनीर से ही है, लेकिन चीज इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है कि वो बिल्कुल उसका टेक्सचर बदल जाता है। तो उस इंडस्ट्री में भी जहाँ चीज बन रही होती है वहां फंगी का यूज होता है। अब प्रोटीन बनाने में फंगी का यूज होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में फंगी का यूज होता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। प्लस किसी भी कलर पिगमेंट को बनाने के लिए भी फंगी का यूज होता है। किसी भी पिगमेंट का मतलब जो कलरफुल पिगमेंट होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, नॉर्मल अलग अलग तरह के कलर्स मिलते हैं, उन कलर के पिगमेंट को भी बनाने में फंगी का यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर रिसर्च यूज में हम बात करें कि आजकल जो न्यू न्यू रिसर्च हो रहे हैं वो हमेशा नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर
विटामिन बी का प्रोपोर्शनल कितना है, बॉडी में कितना विटामिन बी प्रेजेंट है, इसकी चेकिंग के लिए भी फंगी का यूज किया जाता है। प्लस डीएनए सिंथेसाइज करने में भी फंगी का यूज किया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे सिंथेसाइज करने के लिए भी हमें फंगी का यूज करना होता है। ये सब थे फंगी के यूजेस। हार्मफुल चीजों के बारे में हमने उतना डिटेल डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, बाकी हमने उसके यूजेस के बारे में देखा कि उनके क्या क्या यूजेस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये भी कैसे बना होता है? सिंगल सेल से। सिंगल सेल से है, इसका मतलब इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। अच्छा, ये हमारे अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है। मतलब सिंगल सेल का तो ये है, सिंगल सेल का तो बैक्टीरिया भी था, लेकिन हर सेल की अपनी अपनी साइज होती है, छोटी बड़ी। उसके हिसाब से ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये फर्स्ट एनिमल होंगे ऑन द अर्थ, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। और भी बाकी एज पर रिसर्च ये कंसिडर किया जाता है कि ये हमारे अर्थ में पहले एनिमल होंगे। अच्छा, इनके बारे में जो मेन बात है कि इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। ये ऐसे शेप में हो सकते हैं, ऐसे शेप में हो सकते हैं, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। इनका कोई, जैसे देखिए आप ह्यूमन की जो फिक्स शेप है, कि सबके पास एक हेड है, उसमें बाल होंगे, एक नाक होगी, दो आंख कान होंगे, तो इस तरह से एक फिक्स शेप है ना हमारा। या फिर डॉग का भी फिक्स शेप है, लेकिन इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। इनके ही जैसे मान लीजिए ये क्या है, अमीबा है, दूसरा अमीबा होगा तो हो सकता है वो दूसरे डिजाइन का हो, मतलब ऐसे ही होगा। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्यूडोपोडिया है, इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर निकला होता है, 9 स्यूडोपोडिया है। हो सकता है इनकी जब इनकी से ही रिप्रोड्यूस होके दूसरे बने तो उसमें 10 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ कुछ सॉइल के अंदर भी मिलते हैं। मोस्टली ये वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के भी फीड कर सकते हैं और बाहर से भी रह के फीड कर सकते हैं। ये सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं मतलब डेड एंड डीके चीजों को ये फीड करते हैं। और ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, जैसे आपका फंगी था वैसे ये भी है। सिम्बायोटिक क्या होता है हमने इससे पहले फंगी में डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है आपको बताने के लिए वो ये कि ये जो आपको एक प्रोटोजोआ दिख रहा है, इसका नाम है यूग्लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है यूग्लेना। यूग्लेना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है ये। इसके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। अच्छा, क्लोरोफिल मिलता है तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं। तो यूग्लिना कैसा है? ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप्स है ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं। यूग्लिना के सिवा जितनी भी प्रोटोजोआ है, या तो वो पैरासाइट है, या तो वो सेप्रोफाइट है, और या तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, अब ये चलते कैसे हैं? ये अपने यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे मैंने बताया स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये स्यूडोपोडिया की हेल्प भी चलते हैं और फ्रैजिला के हेल्प से भी चलते हैं। फ्रैजिला क्या होता है? जैसे देखिए ये एक प्रोटोजोआ है, इसका ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है फ्रैजिला, और इसी की हेल्प से ये क्या करते हैं? चल सकते हैं। फ्रैजिला हेल्प कैसे करता है? मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर के अंदर ही मोस्टली मिलते हैं, इधर को पानी जा रहा है, तो अगर इनके अंदर फ्रैजिला नहीं होगा तो पानी अगर इधर जा रहा है तो इनको भी इधर ही जाना पड़ेगा। लेकिन इनके अंदर फ्रैजिला है अगर, तो चाहे ये इधर जाए चाहे ये इधर जाए, इनकी मर्जी है।
ओके। वही बात है कि अगर किसी इंसान के पास पैर नहीं है तो वो उसको कोई जहां ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर पैर है तो वो अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकता है। सिमिलर काम यहाँ फ्लैजिला का और यूडोपोडिया का होता है। और इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे मलेरिया एंड डिसेंट्री। डिसेंट्री बोलिए या तो लूज मोशन बोलिए, जिसे हम नॉर्मली लूज मोशन के नाम से जानते हैं। ये बीमारी भी किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अच्छा, इनमें से कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं बात करती हूँ कि प्रोटोजोआ यूजफुल होते हैं, प्रोटोजोआ हार्मफुल होते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि एक ही प्रोटोजोआ है, वो कभी यूजफुल है कभी हार्मफुल है। प्रोटोजोआ का अगर मैं बात करूँ तो बहुत वैरायटी होती है। जैसे एनिमल मैं बोलती हूँ तो एनिमल का मतलब डॉग भी होता है, कैट भी होता है, रैबिट भी होता है, आपके चूहे भी होते हैं, कॉकरोच भी होता है। ये सब एनिमल में आता है ना, ह्यूमन बीइंग भी होता है। लेकिन सबके फायदे नुकसान अलग अलग होते हैं ना। उसी तरह अगर मैं प्रोटोजोआ बोलती हूँ तो प्रोटोजोआ में भी कई तरह के प्रोटोजोआ होते हैं। अगर मैंने फंगी बोला तो फंगी सिर्फ वही नहीं होती जो ब्रेड के ऊपर लगती है, फंगी तो एक मशरूम भी है। तो अलग अलग वेराइटीज होती हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और ये प्रोटोजोआ जो होते हैं कुछ हद तक हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो अगर यूजेस में हम देखें तो यहाँ पर आपको एक फूड सर्कल दिख रहा होगा, फूड चेन दिख रहा होगा। अच्छा, ये फूड चेन कहाँ का है? ये मरीन का है, मतलब सी के अंदर की सीन है ये पूरी। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा प्रोटोजोआ, जिसकी यूजेस के बारे में हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी क्या यूज है। एक्चुअली ये हमारे सी के अंदर फूड सर्कल का एक पार्ट है। जैसे ये एल्गी है, एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, और सी के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, ये आपको अच्छे से पता है। इस एल्गी को कौन फीड करता है? प्रोटोजोआ। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को कौन फीड करता है? प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ को कौन फीड करता है? लार्वी। इस प्रोटोजोआ को कौन फीड करता है? लार्वी। लार्वी अंडे से तुरंत का निकला हुआ एक कीड़ा होता है जिसके पैर नहीं होते। ये रिंग कर चलता है, जैसे जैसे नॉर्मली आप सोना देखे होंगे चावल वगैरह में, आपको उसकी किसी किसी सब्जियों में मिल जाती है, ये वही है। तो इस प्रोटोजोआ को लार्वी फीड करते हैं। इस लार्वी को फिर छोटी फिशेस फीड करती हैं। फिर इस छोटी फिश को बड़ी फिश फीड कर लेती है, और उस बड़ी फिश को फिर ह्यूमन बींग फीड कर लेती हैं। प्लस इन फिशों से या बाकी के ऑर्गेनिज्म से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे सी के अंदर, स्लज, इन स्लज को कौन फीड करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को लार्वी, लार्वी को फिश। इससे एक हमारा फूड सर्कल बन गया। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ हमारे फूड सर्कल का एक पार्ट है। यहाँ तक समझ में आया आपको? प्लस किसी भी इकोसिस्टम पे जहां पर ये रहते हैं उसे प्यूरिफाई करने का भी ये काम करती हैं। मतलब ये जितनी भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कीचड़ वगैरह जिसे हम स्लज बोल रहे हैं, ये उसे क्या करते हैं? फीड कर लेते हैं, जिससे जहां पर रहते हैं वहां का इकोसिस्टम क्लीन होता है। अगर वाटर में रह रहे हैं तो वाटर को ये क्लीन कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। दूसरा, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग में ये डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी वर्क करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? कि वो बैक्टीरिया जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग में वर्क करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, ये उनके लिए फूड होते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूजफुल थिंग था जो कि प्रोटोजोआ से हमें यूजेस मिलते हैं। हमने देखा प्रोटोजोआ में हार्मफुल चीजें क्या है, यूजफुल चीजें क्या है। इसी तरीके से हमारे पांचों क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अपने फूड को, हमारे पास यहाँ पर जितने भी फूड होते हैं, इनको कैसे प्रिवेंट करें, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाएं कि हमारा फूड बचा रहे, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस इसे लाइक कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही।
Thank you for watching my video. See you again. Bye bye.